नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बुक नंबर 1 का दूसरा चैप्टर राजा किसान और नगर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, ये इस चैप्टर से रिलेटेड ये वाली वीडियो पार्ट 2 होगी। पार्ट 1 जो मैंने कल डाला था उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले थे, 15 पॉइंट्स करवाए थे। और ये आज हम करेंगे पार्ट 2। आज हम 15 से आगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं वो अब आज हम क्लियर कर देंगे। जिस बच्चे ने इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए थे राजा किसान नगर के, वो कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 3 में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ कराऊंगा, जो आपके पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में इस वीडियो के बाद डाल दूंगा। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दे दिया था। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए, पार्ट 1 में मैंने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए थे। देखिए दोस्तों, कुल मैंने 17 पॉइंट डिस्कस किए थे। आपको एक बात बता दूँ, PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए दोस्तों, 18 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब करेंगे हम यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, उत्पाद का और व्यापारियों के संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार बेचती थी। देखो मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, उत्पाद का व्यापारियों और संघ का उल्लेख। देखो, पहले इतिहासकारों ने पता लगाया कि श्रेणी यानी संघ शब्द, यहाँ श्रेणी शब्द यानी श्रेणी शब्द का इस्तेमाल यहाँ व्यापारियों के लिए किया गया है, ठीक है। श्रेणी शब्द, ये श्रेणियाँ समझो पहले कच्चे माल, यानी ये वाले व्यापारी यानी श्रेणी पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनको तो बाजार में बेचने के लिए तैयार करती थी। तो ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट में ये बता रखा है कि यहाँ पहले उस समय व्यापारियों के लिए श्रेणी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और व्यापारी उस कच्चे माल को खरीदते थे, फिर उनको तैयार कर बाजार में बेचते थे, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं हमारे 20वें पॉइंट में। तो इसमें क्या रखा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिणी पूर्वी से। देखो दोस्तों, बता रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्गों का जाल बिछा। देखो छठी, इस पॉइंट में कह रहा है कि बेसिकली कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उपमहाद्वीप है ना, जो हमारा एशिया अफ्रीका पूरा उपमहाद्वीप है, यहाँ उपमहाद्वीप में नदी मार्ग भी आ गया था, भूमार्ग का भी जाल बिछ गया था। देखो ये क्षेत्र आपस में कनेक्ट हो गए थे, जैसे अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और बंगाल की खाड़ी, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये सारे क्षेत्र आपस में जुड़ गए थे भूमार्ग व नदी मार्ग के जरिए, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे 21वें पॉइंट में। गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करता है। देखो इस पॉइंट में कह रहा है कि जब आपको पता होगा कि जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी तो गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के प्रचलित थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के बाद में बंद हो गए, क्योंकि इसमें क्या रखा है कि अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। तो इससे पता लगता है कि जब उन्होंने सोने के सिक्के बंद किए गुप्त साम्राज्य ने, तो आर्थिक गिरावट की ओर संकेत करता है ये वाली बात, ठीक है। और बात करते हैं हमारे 22वें पॉइंट की। तो अभिलेख साक्ष्य इस काल के इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत है। देखो ये इस पॉइंट में इस लाइन में बता रहा है कि अभिलेख इस काल को यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को जानने के लिए एक प्रमुख स्रोत है। ये तो हमें बिल्कुल समझने, ये तो एक बेसिकली बात है, ठीक है। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। देखो अभिलेखों को पढ़ने वाले को अभिलेख शास्त्री कहा जाता है, ठीक है। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, जो अभिलेख शास्त्रियों ने जब अभिलेखों का अध्ययन किया तो उन्होंने भाषा, राजा का नाम, तिथि कब अभिलेख लिखा गया था, संदेश उसमें क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं इत्यादि की जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। तो यही है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर बात करें हमारे 23वें पॉइंट की, तो अभिलेख साक्ष्यों की सीमा। देखो इसमें पूछ रखा है कि अभिलेखों, पेपर में कई बार पूछा जाता है 3 नंबर में, अभिलेखों की सीमा, यानी इसमें मेन कह रखा है कि अभिलेखों की कमियां बताइए, ठीक है। तो अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना,
अभिलेखों में उस समय तो कुछ कागज़ वगैरह हुआ करता नहीं था, इसलिए पत्थर वत्थर चट्टान जो भी मिलता था तो वहीं पे उत्कीर्ण कर लिया जाते थे। तो उसी वजह से हल्के हल्के अक्षर उत्कीर्ण हो गए, यानी हल्के अक्षर से वे लिखते थे, जिससे अभी तक ढंग से पढ़ा नहीं जा सका। देखो, हल्को अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना यानी अक्षरों की हल्की छपाई, और अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना। आपको पता होगा कि भारतीय आरंभिक इतिहास पहले के समय में अभिलेख लिखे जाते थे, कितने साल हो गए हैं, लगभग 800 से लेकर 1000 साल हो गए हैं। इतने समय में अभिलेख कुछ नष्ट हो गए हैं, कुछ विलुप्त हो गए हैं, इनको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। वास्तविक अर्थ ने निकाल पाना। अब अभिलेखों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था पहले के समय में, जो अब कुछ भाषाएं तो अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं, तो वास्तविक अर्थ नहीं निकला। भाषा का समझ ना आना, दैनिक प्रक्रिया व रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख नहीं मिलता। देखो, अभिलेखों में ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुख दुख का पता नहीं लगता, क्योंकि अभिलेख ज़्यादातर राजा लिखा देते, वे अपनी खूबी अपने दरबार के बारे में लिखा देते, लोगों के बारे में लिखाते नहीं था, तो वही अभिलेखों की कमियाँ हैं। अगर बात करें हमारे 24वें पॉइंट की, तो प्रस्तर मूर्तियाँ सहित मौर्य काल समस्त पुरातत्व व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। मौर्य साम्राज्य का पहचान माना जाता है। देखो, इसमें बेसिकली बता रखा है कि मौर्य साम्राज्य में ना मूर्ति कला बहुत महत्वपूर्ण थी। मौर्य साम्राज्य अपनी मूर्ति कला की विशेषता के लिए जाना जाता था, तो बेसिकली अद्भुत मूर्ति कला थी, इसमें यही बता रखा है। ठीक है, ये इसकी पहचान मानी जाती है। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि राजा अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने आप को देवताओं के साथ जोड़ते हैं। ऐसे में कुषाण शासक जैसे ये भारत है, भारत ये ऊपरी हिस्सा है भारत का, कुषाण शासक यहाँ से लेकर इन क्षेत्र में अपना शासन किया करते थे कुषाण शासक। ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड कुषाण शासकों ने अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा हम देवतुल्य हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई, यानी वे देवता के पुत्र हैं। संभवतः वे चीन के शासक से प्रेरित हुए, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते हैं। देखो, कुषाण शासकों ने अपने आप को देवतुल्य बताया कि हम देवता के जैसे तुल्य माने जाएंगे, और उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई, हम देवता के पुत्र हैं। संभवतः माना जाता है कि वे चीन के शासक से प्रेरित हुए थे। चीन के राजाओं ने भी अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाई थी। ठीक है, अगर बात करें हमारे 26वें पॉइंट की, तो कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों व मूर्तियाँ हैं। इसमें बेसिकली बता रखा है कि कुषाण शासकों के बारे में जानने के लिए उनके सिक्कों व उनकी मूर्तियों को हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिक्के व मूर्तियों पर बहुत ध्यान दिया था। उनके काल में सिक्के व मूर्तियाँ अधिक बनाई गई थी। अगर बात करें 27वें जनपद का अर्थ, दोस्तों ये वाला हम नहीं करेंगे 27वां पॉइंट, क्योंकि ये मैंने ऊपर 4 बार समझा रखा है। ऊपर ये मैंने 4 बार समझा रखा है, इसलिए मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। अगर बात करें हमारे 28वें पॉइंट की, तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई थी, और इनमें शासक व समाज के अन्य वर्गों के नए नियमों का निर्धारण किया गया था। देखो, ऐसा माना जाता है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र व धर्मसूत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र व धर्मसूत्र की रचना की थी, और इन धर्मशास्त्र धर्मसूत्र जैसे ग्रंथों में 4 वर्गों का वर्णन किया गया था, जो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें शासकों समाज के अन्य वर्गों का नियमों का निर्धारण किया गया था कि ये वाला वर्ग ये काम करेगा और ये वाला वर्ग ये काम करेगा। ठीक है, अभी आप मोटा मोटा समझ लें। 29वां, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद अनुवांशिक हो सकता था। उसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था। देखो, पहले सरदार हुआ करते थे, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसके अपने किले होते थे, उसके अपने सैनिक होते थे, मतलब उनकी एक प्रजा टाइप से होती थी। ठीक है, और जैसे सरदार पद अनुवांशिक हो सकता था। देखो, जैसे सरदार का पुत्र सरदार बनेगा, उसका पुत्र वही सरदार बनेगा, तो पद अनुवांशिक हो सकता था। सरदार के अधीन जो भी क्षेत्र होता था, जिस क्षेत्र में कब्जा करता था, वो सरदारी कहलाता था। ठीक है, अगर बात करें हमारे 30वें पॉइंट की, तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नाम से भी जाना जाता है, कि वे की रचना संस्कृत भाषा में हरिशेन ने की, जो सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति
जिसे इलाहाबाद स्तंभ के नाम से आज जाना जाता है, की रचना संस्कृत में हरिशेन जी ने की थी, जो सम्राट समुद्रगुप्त जी के राजकवि थे, यानी उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ये लोक मान्यता में है। ठीक है, अगर बात करें हमारे 31वें पॉइंट की, तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था। इसका ज्ञान हमें शक शासा रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से पता चलता है। दोस्तों आपको ये भाषा समझ नहीं आ रही, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपको पता होगा कि सुदर्शन झील है एक, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। राज्यपाल यानी राजा के दरबार में आदमी हुआ करते थे ना, उसे राज्यपाल कहता है। देखो, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल यानी मौर्य साम्राज्य में स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। इसके बारे में हमें जानकारी, इस बात की हमें जानकारी शक शासक, ये शक शासक, इनका शासन गुजरात के इर्द गिर्द हुआ करता था। उनके शक शासक रुद्रदमन, एक शक शासक का नाम क्या था, रुद्रदमन के अभिलेख से पता चलता है। पाषाण अभिलेख यानी पत्थर पर लिखे गए अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य साम्राज्य में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। उस बात की जानकारी हमें एक शक शासक रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, अगर बात करें हमारे 32वें की, तो 32वें पॉइंट की, तो गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाले गृहपति घर का मुखिया हुआ करता था और घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों पर नियंत्रण करता था। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों व जमींदारों के लिए किया गया। देखो, उस समय गृहपति हुआ करता था, गृहपति यानी घर का मुखिया, जिसका घर के बच्चों, महिला, नौकरों इत्यादि और संसाधनों पर नियंत्रण हुआ करता था। इस शब्द का प्रयोग पाली भाषा, आपको पता होगा कि पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, संस्कृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, ये सारी मतलब पहले के समय है। आपको बस याद रखना है कि पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों व जमींदारों के लिए किया गया है, गृहपति शब्द का इस्तेमाल। ठीक है, पाली भाषा में। अगर बात करें हमारे 33वें पॉइंट की, तो मुद्रा शास्त्र यानी मुद्रों का अध्ययन कर, मुद्रा शास्त्री सिक्कों का अध्ययन, इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्रों, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण अंतर्गत है। आपको पता होगा कि जो इतिहासकार मुद्राओं का यानी पहले के काल की मुद्राओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें मुद्रा शास्त्र कहते हैं। उन्होंने उन सिक्कों में पाए जाने वाले चित्रों, लिपि यानी भाषा, भाषा होती है, लिपि, धातुओं का भी अध्ययन किया है। ठीक है, उनका भी गहराई से अध्ययन विश्लेषण किया है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये 235वां पॉइंट मैंने ऊपर आपको समझा दिया था। अभिलेखों की कमियां, 4 पॉइंट हैं, आप ये मत देखिए 4 पॉइंट हैं, 4 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, 4-5 ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, आप इसको मत करना। ऊपर समझा दिया था अभिलेखों की साक्ष्य शिवा यानी कमियाँ। हमारा आखिरी पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से, ये है अभिलेख। अभिलेख क्या हैं, इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, बेसिकली इसमें ये बता रहेगा। पहला है, इनमें धार्मिक संस्थाओं का दिए गए दान का ब्यौरा होता था। देखिए, अभिलेख, पहले कोई धार्मिक संस्था कोई किसी को दान देती थी ना, तो वो अभिलेखों में छपा दी जाती थी। ठीक है, ये स्थायी प्रमाण होते थे, यानी ये एक सबूत हुआ करता था, स्थायी सबूत। और प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। आपको पता होगा कि पहले के समय प्राकृतिक भाषा सभी लोग यानी जन सामान्य सभी लोग बोला करते थे प्राकृतिक भाषा, सभी लोगों के मुख में प्राकृतिक भाषा होती थी, तो अधिकतर अभिलेख हमें प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। अगर बात करें हमारे इस पॉइंट की, तो अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते हैं जो इन्हें बनाते हैं। देखो, आपको पता होगा कि जो राजा अपना अभिलेख बनवाता था तो वो अपनी खूबियाँ लिखेगा, अपने क्रियाकलाप लिखेगा, अपनी दिनचर्या लिखेगा, अपनी विशेषता लिखेगा, तो वो ही बता रखा है। वो अपनी कमियाँ तो नहीं लिखेगा, तो वही है। इन पर इनके निर्माण की तिथि भी खुदी हुई है। कुछ अभिलेख तो ऐसे पाए गए हैं जिनकी निर्माण की तारीख भी लिखी गई है कि इस तारीख को बनाया गया था। अगर बात करें हमारे इस पॉइंट की, तो तिथि ना मिलने पर इनका काल निर्धारण पूरी लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। यदि इतिहासकारों को कुछ अभिलेख ऐसे मिले जिन पर तारीख नहीं लिखी गई, तो उन्होंने लेखन शैली और लिपि के आधार पर उसका काल निर्धारण किया कि इस समय में ये भाषा प्रचलित थी, तो ये इस काल का अभिलेख है। अगर बात करें हमारे इस पॉइंट की, तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ऊपर में बता दें कि अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर अभिलेख खोजे जाते थे। अभिलेख कहाँ लिखे जाते थे? पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर अभिलेख लिखे जाते थे। तो दोस्तों, हमारे ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं। 19 पॉइंट मैंने फर्स्ट पार्ट में क्लियर करवाए थे और बाकी बचे हुए
पॉइंट्स मैंने करवा दिए। टोटल हमारे 34 पॉइंट हैं, 35वां रिपीट हो रहा है तो हम नहीं करवाएंगे। हमारे पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं। आने वाली वीडियो में हम ये वाले MCQ डिस्कस करेंगे। देखिए टोटल पार्ट 3 में हम ये वाले सारे MCQ क्लियर कर देंगे। टोटल 21 MCQ हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तब तक के लिए बाय।